अगर किसी ने ये वाला कमेंट किया है ना कि वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वाली टाइम, वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम 00, सुन लिया करो जो बातें बता रहा होता हूँ। चैप्टर 1 की रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। आप लोगों से एक निवेदन है कि भाई इस वीडियो की टाइम स्टैम्प्स नीचे अच्छे से बना देना, और साथ साथ में बाकी चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए आप लोगों के लिए हमने एक फ्री रिसोर्सेज का कोर्स बना दिया, उसे चेकआउट कर लेना। सारे चैप्टर की रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अब बस एक आधा ही बचा होगा। ऐसी ऑडिट की भी रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, उसकी भी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। एक लिंक आपको दे रहा हूँ, उस पर सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वो लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात, यहाँ पे आपको पढ़ाते समय मैं आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह भी यूज़ करने वाला हूँ। अपनी बुक तो डेफिनेटली यूज़ कर ही रहा हूँ। ये बुक और क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए अवेलेबल है। आप लोग इसे edu91.org पे जाके जो है वो क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। राइट, ये लीजिए, ये रहा edu91.org। और ये सिर्फ हम लोग ना ऐसे नहीं करते कि आपको सिर्फ बुक दे दी, इस बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी। दोनों बुक को आप जब ओपन करके देखेंगे, इसमें क्वेश्चन बैंक भी इंक्लूडेड है। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे, आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग आज की रिवीजन के ऊपर। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं करा है तो अभी बीच में मैं याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि तुम लोगों को एक नंबर के नालायक। आओ चलो भाई, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 पे और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा जी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, हमें पढ़ना है स्ट्रैटेजी का मीनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी लिखने को आपको आ सकता है। मैं हट जाता हूँ और आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट्स दिखाता हूँ। तो स्ट्रैटेजी के लिए कीवर्ड देखो मैंने रेड से मार्क कर रखे हैं, आपकी बुक में भी मार्क्ड है। गेम प्लान जो कौन यूज़ कर रहा है, मैनेजमेंट यूज़ कर रही है, किस लिए, मौका पाने के लिए, MOCCA, कम ऑन, MOCCA। तो स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान यूज बाय मैनेजमेंट टू गेट मौका। मौका इज मार्केट पोजीशन, मार्केट पोजीशन। उसके बाद हमारा अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई, उसके बाद O से आ गया ऑपरेशंस, फिर C से आ गया कस्टमर, और C से आ गया कम्पीट, एंड A से आ गया अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रैटेजी क्या है, गेम प्लान जो मैनेजमेंट यूज कर रही है, क्या पाने के लिए, मौका पाने के लिए। M से मार्केट पोजीशन, O से ऑपरेशन, C से कस्टमर, C से कम्पीट, एंड आपका A से हो गया अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये है कीवर्ड्स जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। चलिए, ये एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है जिससे आप अपनी IDD डिसाइड करते हो। व्हाट इज IDD, इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। इमेज के लिए हो गया व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, और उसके बाद डायरेक्शन के लिए हो गया हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स, ये हो गया आपका डायरेक्शन के लिए, एंड डेस्टिनेशन के लिए हो गया वेयर इट वांट्स टू गो। अच्छा जी, देन स्ट्रैटेजी एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देती है टॉप मैनेजमेंट को, ताकि अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट और एक्सप्लॉइट किया जा सके, थ्रेट्स को जो है प्रॉपर्ली मीट किया जा सके, बेसिकली थ्रेट्स को प्रॉपर्ली डील किया जा सके, रिसोर्सेज और आपकी स्ट्रेंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, और वीकनेसेस को ऑफसेट किया जा सके। याद रखिए हमारे पास 4 टर्म्स होते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल। स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम लोग क्या करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ को हम लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं, वीकनेस को हम लोग जो है वो ऑफसेट करना चाहते हैं, यानी मिनिमाइज करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट और एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और थ्रेट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो थ्रेट्स के केस में मैं बोल सकता हूं कि थ्रेट्स को हम लोग प्रॉपर्ली पहले परसीव करना चाहते हैं, और उनको प्रिपेयर्ड उनको जो है रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। राइट, परसीव एंड प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स लीजिए। लेकिन याद रखिए स्ट्रैटेजी जो है वो साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, स्ट्रैटेजी का मीनिंग दोबारा से, गेम प्लान जो मैनेजमेंट यूज करती है, किस लिए यूज करती है, मौका के लिए, MOCCA। आई होप MOCCA आपको याद है। MOCCA का मतलब क्या हो गया, मार्केट, ऑपरेशन, कस्टमर, कॉम्पिटिशन, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है जिससे क्या मिलता है, IDD, इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन बोले तो वेयर इट वांट्स टू गो, डायरेक्शन बोले तो हाउ इट वांट्स टू डू द थिंग, एंड डिजायर्ड इमेज बोले तो व्हाट इट वांट्स टू डू, व्हाट इट वांट्स टू बी। ओके, लीजिए। देन स्ट्रैटेजी क्या करती है, टॉप मैनेजमेंट को एक फ्रेमवर्क देती है जिससे अपॉर्चुनिटीज को क्या किया जाता है, जब भी अपॉर्चुनिटी आए, इवेल्युएट एंड एक्सप्लॉइट, थ्रेट, परसीव एंड प्रिपेयर फॉर थ्रेट्स, मीट पोटेंशियल थ्रेट्स लिखे ना, तो परसीव एंड प्रिपेयर। देन उसके बाद रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना, कॉर्पोरेट वीकनेस को ऑफसेट करना, बट किसी भी हाल में स्ट्रैटेजी जो है वो मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होती है। अब याद रखिए, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। आपने भी बहुत स्ट्रैटेजी बनाई थी, अब बताइए क्या वो परफेक्ट निकली, आंसर इज नो। तो इट इज़ फ्लेक्सिबल, प्रैग्मेटिक, ये सारे कीवर्ड्स हैं। फ्लेक्सिबल, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब भाई प्रैक्टिकल होती है। आर्ट ऑफ पॉसिबल, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, और हमेशा अलाउंसेस बना के चलते हैं पॉसिबल मिसकैलकुलेशन एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए।
ओके तो बस इतनी सी बात है। स्ट्रैटेजी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, प्रैग्मेटिक होती है, आर्ट ऑफ पॉसिबल होती है और सेकंड बेस्ट चॉइसेस को प्रिक्लूड यानी एक्सक्लूड नहीं करती है। अलाउंसेस होते हैं इसके अंदर पॉसिबल मिस कैलकुलेशन और अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए। नाउ एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक, एक कंपनी की स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव भी होती है, रिएक्टिव भी होती है। आंसर इज यस, इट्स ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी। प्रोएक्टिव मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, रिएक्टिव अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट यानी जो डेवलपमेंट आपने सोची नहीं थी, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स के लिए, फ्रेश मार्केट कंडीशंस के लिए, जैसे कि कोविड, जैसे कि मर्जर ऑफ टू मेन कॉम्पिटिटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके तो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, प्रोएक्टिव एमपी एफपी मार्केट पोजीशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिएक्टिव अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन। ओके तो याद रखिएगा कि ना ही प्रोएक्टिव होगी ना ही रिएक्टिव होगी, बल्कि क्या होगा, ब्लेंड होने वाला है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, कोप अप करते हैं विद द अनसर्टन बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारे वर्ड्स बहुत काम के हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा कैसा होता है, अनसर्टन होता है। तो याद रखिए कि हम लोग प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्यों यूज करते हैं, टू कोप अप विद द अनसर्टन बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके चलिए जी, देन प्रोएक्टिव प्लान्ड होती हैं, रिएक्टिव जो है वो इन रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस होती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ऑलवेज प्लान, क्यों, हम हर चीज़ को हमेशा प्लान नहीं कर सकते एडवांस में, एंड देयरफॉर वी नीड टू ब्लेंड द प्लान स्ट्रेटजीज वर्सेस रिएक्टिव स्ट्रेटजीज। फिर से आपको बता दूं, हम लोग ब्लेंड यूज़ करते हैं प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटजी का। प्रोएक्टिव एमपी एफपी के लिए, मार्केट पोजीशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, रिएक्टिव अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट ऑफ फ्रेश मार्केट कंडीशंस के लिए। अब याद रखिएगा हम दोनों ही स्ट्रेटजी यूज करते हैं टू कोप अप विद द अनसर्टन बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रोएक्टिव प्लान होती है, रिएक्टिव इन रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांस होती हैं। हम हर चीज़ को एडवांस में प्लान नहीं कर सकते एंड देयरफॉर वी नीड दी रिएक्टिव स्ट्रेटजीज ऑल्सो। आपकी बुक के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और इन सारे क्वेश्चंस के जो है आपको आंसर्स यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि ये पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव वाला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने जो पढ़ाया और इसमें थोड़ा सा जो है वो चेंज नज़र आ रहा है, तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दिया इसलिए जाता है कि आप लोग क्वेश्चन को रीड करके थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा भी अपने पास रख लें। अब अगर आप इसको ही पढ़ेंगे तो देखिए पहली लाइन बिल्कुल हमारे बुक से है। उसके बाद बता रहे हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करते हैं, सारे इन्वायरमेंटल सिनेरियोज को हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं प्री डिटरमाइंड मैनर में। लेकिन फिर हमें पता है क्या कोई भी कंपनी फोरकास्ट कर सकती है इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, एग्जैक्टली आंसर इज नो। हम लोग जो हैं सब चीज़ें जो है प्लान नहीं कर सकते एडवांस में, हम लोग जो हैं एंटिसिपेट नहीं कर सकते राइवल फर्म्स की मूव को एडवांस में, और वहाँ पे जो है हमारे पास क्या आता है, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी निकल के आती है। तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया गया है कि आप लोग एक बार मेरे पास यहाँ से पढ़ें और उसके बाद जो है क्वेश्चन भी पढ़ लें। ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, यमी फूड, टेस्टी फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यमी फूड कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है कि यमी ने भाई सब क्या किया, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है वो, राइट। उसके बाद जो है टेस्टी फूड क्या करती है, सिमिलर फूड को, सिमिलर प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती है जो यमी वाले ने कर दिया है। वो पहले देख लीजिए यमी वाले का काम सही चल रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद जो है प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। तो यमी प्रोएक्टिव है और आपकी जो टेस्टी फूड है वो रिएक्टिव है। ऐसे कमल स्वीट कॉर्नर था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आप लोग मेरे स्टडी मैट के साथ साथ ये क्वेश्चन बैंक भी कवर करते रहेंगे। एंड कहाँ से आप लोगों को मिलेगा, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग जाएंगे edu91 की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको जो है ये चीज़ें सारी हमने अवेलेबल करा दी हैं, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास अब अगला टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम लोग दो सेंस में यूज़ कर सकते हैं, एक लोगों का ग्रुप और दूसरा आपका सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन। तो की ग्रुप एंड सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन, दो तरीके से आप लोग मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, एक आपका की ग्रुप और दूसरा आपका सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन, सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन। ओके अब इसके आगे के कीवर्ड्स क्या हैं, लो भाई, की ग्रुप है जो बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स का इंचार्ज है, यानी कि उन लोगों का ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंचार्ज ऑफ द अफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो की ग्रुप की ग्रुप जिसका क्या काम है, इंचार्ज ऑफ द अफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इनका काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाना, एक साथ लेके आना, इंटीग्रेट करना डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को। जब भी रिसोर्सेज आ जाए तो यही रिसोर्सेज आपको जिंदगी में दिखते हैं, मैन पावर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, मनी, मटीरियल एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो याद रखिए की ग्रुप जो इंचार्ज हैं अफेयर्स के, काम है ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाना, एक साथ लेके आना, इंटीग्रेट करना डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को। ये आप परमानेंट याद कर सकते हैं। रिसोर्सेज होते हैं आपके मैन पावर, मनी, मटीरियल एंड टेक्नोलॉजी, राइट। एंड इसका जो दूसरी डेफिनेशन थी कि हमारे मैनेजमेंट का और क्या मतलब होता है, तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज विद रेफरेंस टू इंटररिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेसेस। याद है आप बचपन में पढ़ते थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एटसेट्रा। तो आपके इंटररिलेटेड फंक्शंस का सेट है, राइट, जिसका काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। इन फंक्शंस में क्या क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। फीलिंग नॉस्टैल्जिक, #class12, #business studies part 1।
ओके चलो जी, तो ये हो गया हमारे पास मैनेजमेंट की डेफिनेशन। फिर से एक बार बता दूं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट क्या है, की ग्रुप। दूसरा पार्ट क्या है आपका, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। की ग्रुप जो इंचार्ज हैं अफेयर के, जो ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल प्रोडक्टिव बनाते हैं, साथ साथ बोला करो, राइट, और एक साथ लेके आते हैं किसको, डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को। फिर इंटर रिलेटेड फंक्शन है और प्रोसेसेस हैं जिनका काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाएं, और कौन कौन से फंक्शंस आ जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, #नॉस्टैल्जिक, #क्लास12, बिजनेस स्टडीज। आ जाओ नाउ, लेट्स गो टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, साथ साथ में आपको क्वेश्चन बैंक भी दिखा दूं मैं एक बार। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप देखेंगे तो आपको टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अलग है, एमसीक्यूज आपके लिए अलग है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी से जितने क्वेश्चन थे यहाँ पे कवर हो गए। ऐसे अब हम लोग जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो आपके सारे आपको यहाँ पे दिखते जाएंगे। ओके, आ जाओ, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर ये क्वेश्चन करने आएंगे। क्या बोलती पब्लिक, मचाएंगे। चलो भाई चलो, आ जाओ आ जाओ। The term strategic management refers to what? Managerial process of developing a vision, objective, strategy, implementing and evaluating the strategy and adjustment. ये बातें देख के आपको क्या घबराहट हो रही है? नहीं, क्लास मैंने बिल्कुल आपको इसके एग्जाम्पल दिए थे। हम सारा काम ऐसे ही करते हैं। हम पहले एक विजन बनाते हैं, चलो कमेंट बताओ कौन सी मूवी की टोन है, ला 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 ला। आ जाओ जी, पहले विजन बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और उसके बाद इंप्लीमेंट और इवैल्यूएट करते हैं स्ट्रैटेजी को, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसमें क्या करते रहते हैं, एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं। ओके, अच्छा, आपको लग रहा हो सर थोड़ी बहुत गलतियां लग रही है हमें आईसीआई के स्टडी मैट में, तो बेटा मैंने आपको एक की दे रखी है ना, जिस की से आप सारे ताले खोल सकते हो। कौन सी की है वो की है बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उस की का नाम पता है क्या है? उस की का नाम है सानू की। बोलो मेरे साथ, क्या? सानू की, राइट। तो पास होना है भाई, सानू की। भाई आईसीआई वालों का काम भाई कुछ भी करते रहते हैं अपने स्टडी मैट के अंदर। हमें बोलना है आईसीआई इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, अब तो सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, राइट। तो बस हमें उनके जो बुक में लिखा है वो एज इट इज जो है वो लिख के आ जाना है, घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या भाई, मैनेजरल प्रोसेस जिसके अंदर क्या क्या आता है, विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी एंड एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले विजन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर उनको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी, फिर उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें जो भी चेंजेस लाने वो लाते रहना। नाउ, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर बता दी थी कि पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो कोर है ना, वो यही है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना, और इन्वायरमेंट में वो सक्सेसफुली, इन्वायरमेंट में बदलते हुए इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली जो है वो बदलना, राइट। तो नंबर 1, क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट इज क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? सिंपल सी बात है, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करना है, आपने अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म करना है। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाएं ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म कर पाएं इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल एस्पेक्ट से मेरा मतलब है आपकी मार्केटिंग में, आपकी सेल्स में, आपके एचआर में, आपके ऑपरेशंस में, आपके प्रोडक्शन में, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आपने आउट परफॉर्म करना है कॉम्पिटिटर्स को, उसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देन गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। आपके एनवायरमेंट में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि भी आप लोग देख रहे हैं कि ऑफलाइन से इकोनॉमी ऑनलाइन हो रही है, कैश से इकोनॉमी कैशलेस हो रही है, तो ये जो एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं इसमें कंपनी को सक्सेसफुली गाइड करना। ओके, लीजिए, तो ये है आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसके बाद मैंने एक लाइन डाल दी थी कि आप थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि आईसीआई स्टडी मैट के साथ हम लाइन में चल रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द लाइट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड देन वी डिजाइन स्ट्रैटेजीज फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को, और कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए फिर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहले चलते 2 मिनट के लिए क्वेश्चन बैंक पे। आ जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखेंगे, ओ माय गॉड, भर भर के जो है आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाले टॉपिक पे क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इंपॉर्टेंस के ऊपर। बोलिए किसके ऊपर? इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो पहले इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग जो है क्या करने आएंगे, हम लोग इसके क्वेश्चंस को एक बार यहाँ पे नजर मार लेंगे। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, पहली बात, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, आप वैसे ही बहुत मेहनती बच्चे हो। अभी आधे बच्चे जो है वो वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, वो इंस्टाग्राम पे मिलेंगे आपको रील देखते हुए दीदियों की, राइट। तो आप लोग यहाँ पे बने हुए हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए खास बात, mocktestpaper.com पे आप लोग जा सकते हैं और वहाँ पे आपको आज की डेट में SM का एक 2 डे चैलेंज मिलेगा, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 2 डे चैलेंज में क्या होगा कि आप 2 दिन के अंदर आपको
26 और 27 अप्रैल में आपको एसएम पूरी कंप्लीट करने का चैलेंज दिया जाएगा और आपके हर दिन जो है वो टेस्ट रखे जाएंगे। जैसे 26 को आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2, 4, 5 प्रिपेयर करेंगे और टेस्ट 2 जो होगा आपका फुल सिलेबस टेस्ट हो जाएगा और इसी तरह से आपका 2 दिन में पूरा एसएम जो है वो निपट जाएगा। रिवीजन वीडियोस आपके पास है, राइट, बुक क्वेश्चन बैंक आपके पास है। अब आपने टेस्ट देने हैं तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं ये 2 डे एसएम चैलेंज के अंदर, ओके। और इन टेस्ट के बहाने आपका एसएम भी प्रिपेयर हो जाएगा। और ऐसा ही एक जो है हमने चैलेंज बनाया ऑडिट के लिए, उसके लिए हमने 3 डे चैलेंज रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑडिट का ये रहा 3 डे ऑडिट चैलेंज। अब 3 डे ऑडिट चैलेंज में अगर आप देखेंगे तो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 ये आपका होगा 22, 23, 24 को। ये देखिए 22, 23, 24 को, 22, 23, 24 को आपका ये हो जाएगा चैलेंज और 25 का आपको गैप मिलेगा और 26, 27 को आपका एसएम का चैलेंज हो जाएगा। यानी लगभग 6 दिन के अंदर आप लोग जो है वो क्या कर लेंगे, अपना पूरा का पूरा ऑडिट और एसएम का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए अब चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे। आ जाओ जी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पहले मैंने थोड़ी डायलॉगबाजी करी है कि भैया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो डार्विन बोला करते थे, वहाँ पे फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। वहाँ पे फिटेस्ट का मतलब ये है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चेंज और अडॉप्ट कर सकती है बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको, राइट। तो याद रखिए मैंने आपको कोडक का एग्जांपल दिया था, नोकिया का एग्जांपल दिया था। ये सारी कंपनीज फ्लॉप हो गई बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अडॉप्ट द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी जिंदगी के लिए भी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहाँ पे फिटेस्ट का मतलब लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे फिटेस्ट का मतलब है वो कंपनी जो चेंज और अडॉप्ट कर सकती है सक्सेसफुली टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब मेजर बेनिफिट्स पे आ जाते हैं जल्दी से। इसके लिए मैंने आपको बताया था भाई पहले प्यार के एडवांटेज। तो पहले प्यार के एडवांटेज आपको डायरेक्शन मिलती है। और देखिए मैंने हेडिंग्स बड़ी स्ट्रैटेजिकली हेडिंग्स रखी हैं ताकि आपको इसके अंदर कीवर्ड्स भी मिल जाएं और आपको जो है टॉपिक याद भी हो जाए। तो नंबर 1, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन, इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द गोल्स, मिशन एंड इट हेल्प्स इन सेटिंग द रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। अब आपको देखो अंदर पढ़ने की, आप रीड कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अब ये अगर याद है ना, गिव डायरेक्शन, डायरेक्शन से ही गोल, मिशन, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, ये कीवर्ड्स मैंने आपके हेडिंग में ही लिख दिए हैं। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। बहुत ज़रूरी है जानना कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। ये लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। रूप बदल बदल के क्वेश्चन पूछा है। तो पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को डिफाइन कर दिया, उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हमने बता दिए, ठीक है जी। एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस में विदाउट हेडिंग जो है इंपॉर्टेंस बताई गई है। आपको हेडिंग सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आपको भाई याद रह जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने हेडिंग्स नहीं बनानी, आपने शांतिपूर्वक तरीके से जैसे क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ है उसी तरीके से आपने लिख के आ जाना है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, यस सर, हाँ सर। चलो, तो गिव्स डायरेक्शन, हेल्प्स इन डिफाइनिंग गोल्स, मिशन एंड रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। रीड कर देता हूँ। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डायरेक्शन देती है ताकि आप आगे बढ़ पाएं, गोल्स और मिशन को डिफाइन करती है, आपको रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करती है इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। अच्छा जी। दूसरा, पहले प्यार ने डायरेक्शन दी, पहले प्यार ने आपको प्रोएक्टिव बनाया। अब प्रोएक्टिव के अंदर कीवर्ड्स क्या क्या है, आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के चलते क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने एक्शन को एनालाइज कर सकते हैं और प्रॉपर एक्शंस ले सकते हैं। आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी को इन अ बेटर मैनर। एंड ये देखिए कीवर्ड वेगरीज, व्हाट इज वेगरीज, अनसर्टेनिटीज। तो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करती है टू वर्क विद इन द वेगरीज। वेगरीज मतलब भाई अनसर्टेनिटी, इन्वायरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है ना, उसके अंदर आपको वर्क करने में हेल्प करती है। तो पहले प्यार ने आपको, कम ऑन, पहले प्यार ने आपको डायरेक्शन दी, प्रोएक्टिव बनाया, प्रोएक्टिव में एक्शन, कंट्रोल और वेगरीज। ACV, आशीष चंचलानी वाइन्स, हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया, लो भाई लो। देन फ्रेमवर्क फॉर डिसीजंस। फ्रेमवर्क फॉर डिसीजंस का मतलब क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको एक गाइडेंस देती है डिसीजन मेकिंग पे। डिसीजन ऑन व्हाट, बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट। डिसीजन ऑन व्हाट, बिजनेस, प्रोडक्ट एंड मार्केट। एंड आपको बेटर गाइडेंस मिलती है ऑन द क्रूशियल पॉइंट व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू। बेसिकली आपको अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अच्छे से यूज करते हैं तो क्लैरिटी आती है कि भैया आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर। देखिए पहले तो ऊपर वाले सारे रिवाइज करते हो, क्यूमुलेटिवली रिवाइज करो। डायरेक्शन मिली, प्रोएक्टिव बनाया, डिसीजन लेने में हेल्प करी। पहले प्यार ने आपको डायरेक्शन दी, प्रोएक्टिव बनाया, डिसीजन लेने में हेल्प करी, DPD। अच्छा जी। उसके बाद फ्यूचर फेस करने में हेल्प करेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में हेल्प करेगी। आ जाओ जी। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्ट एज अ पाथ फाइंडर फॉर वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड साथ साथ में आपको वेज और मीन्स मिलते हैं कि कैसे आपने उनको अचीव जो है वो करना है। ओके, चलिए जी, कैसे आपने अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है। तो पाथ फाइंडर एंड वेज एंड मीन्स
ऑफ फाइंडिंग दी अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, नैनो याद है? नैनो अगर एसएम अच्छे से यूज़ की होती तो नैनो जैसी गलतियाँ ना होती, लेकिन एमजी वाले तो अभी भी नहीं मान रहे। एमजी वालों ने क्या इंट्रोड्यूस करी है? वो बच्चा कार का क्या नाम था उसका, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एमजी वाली गाड़ी का नाम क्या था, राइट? जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है और उनको दूसरों की मिस्टेक से नहीं सीखने को मिला है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। ओके, आ जाओ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। तो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली आपको बचाती है एसएम मिस्टेक्स और पिटफॉल से और आपके कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड करने में हेल्प करती है। लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी मतलब दीर्घायु, लंबी उम्र, जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस की लॉन्जिविटी को बढ़ाती है। जो भी बिजनेसेस आप देखेंगे जो बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं वो अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से अच्छे से अडॉप्ट करते हैं, यानी वो एसएम का यूज़ करते हैं एंड देयरफॉर उनकी जो बिजनेस की उम्र है वो बड़ी होती है। साथ साथ में ये क्लियर स्टैंड लेने में मदद करती है एंड मेक श्योर इट इज़ नॉट जस्ट सर्वाइविंग ऑन लक। क्लियर स्टैंड मतलब अगेन आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनाने में जो है वो हेल्प करती है। देन फाइनली ये तो भाई सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हर जगह लगेगा ही, कोर कॉम्पिटेंसीज जगाती है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दिलाती है। तो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसी दैट इज यूनिक स्ट्रेंथ नॉट शेयर्ड बाय अदर्स एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दैट इज आउट परफॉर्मिंग द कॉम्पिटिटर, जो अल्टीमेटली आपको सर्वाइवल ग्रोथ में हेल्प करता है। देखिए मैंने सारे पॉइंट्स आपको अंदर से भी रीड कराए रिवीजन वीडियो में, क्योंकि मुझे तुम्हारे आलस पे भरोसा है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट शुरू कैसे करें? डायलॉग बाजी से। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट का मतलब होता है लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो सक्सेसफुली बिजनेस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करती है। इंपॉर्टेंस, पहले प्यार की इंपॉर्टेंस, डीपीडी, डीपीडी बोले तो डायरेक्शन, प्रोएक्टिव एंड डिसीजंस। उसके बाद पाथ फाइंडर, अपॉर्चुनिटी फाइंडर, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, लॉन्जेविटी, कोर कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलो जी, लिमिटेशन, लिमिटेशन कैसे याद रखनी है बेटा? याद रखें, अगर देखो मैं कुछ बोल रहा हूँ प्लीज़ ऑफेंड ना हो, सिर्फ मैं ऐसे याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की डिसएडवांटेजेस पढ़नी पड़ जाएं तो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो निकाल के देखें, या शादीशुदा हैं तो बीवी की फ़ोटो निकाल के देखें, और बस 3 बातें आपको समझ आएंगी। क्या क्या बेटा? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। ओके, अब इससे कोई ऑफेंड नहीं होगा, ये मैंने सिर्फ पढ़ाने के लिए बोला है। जिंदगी भर याद रखो, किसी भी चीज़ की डिसएडवांटेज बतानी हो तो बस आपने क्या बोलना है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। एंड ये देखो ना, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिस्पॉन्स। तुम फ्लावर लेके जा रहे हो उनके लिए, तुम्हें लग रहा है कि भाई से वो फ्लावर देख के बड़ा खुश होगी, तुम्हें क्या पता था वो फायर निकली, है ना? आ जाओ, तो याद रखें, क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सारे हिंड्रेंसेस को काउंटर कर सकती है? आंसर इज नो। ओके, लिमिटेशंस हैं क्या? नंबर 1, इन्वायरमेंट से डील करती है भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और इन्वायरमेंट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपको नहीं पता कब भाई मोदी जी आए और रात को बोले मित्रों आज से 2,000 रुपए के नोट बंद, मित्रों बंद, मित्रों बंद, राइट? तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपको नहीं पता था आईसीएआई अचानक से बोलेगा 2 की जगह 3 बार पेपर लूंगा, हर पेपर में 30 नंबर के एमसीक्यू होंगे, राइट? और 3 बार पेपर कब लूंगा ये बताऊंगा नहीं, ये छुपा के रखूंगा, सितंबर के बारे में कुछ बताऊंगा इन एकदम मम। एनीवेज, चलिए जी, तो याद रखिए इन्वायरमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, यू कैन नॉट एग्जैक्टली पिन पॉइंट के फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट अबाउट फ्यूचर में गो रॉन्ग, ऑफुली रॉन्ग। आपने सोचा था क्या और क्या हो गया? ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो याद रखिए बच्चों, इन्वायरमेंट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट है मतलब हमेशा भाई साहब वो हिलता रहता है, वो डायनेमिक है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट जो है वो गलत हो सकता है, राइट? और इन्वायरमेंट जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। आइए जी, टाइम कंज्यूमिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे इस रिवीजन वीडियो की तरह तो है नहीं कि 20 मिनट में आपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ ले, नहीं। टाइम कंज्यूमिंग होता है और उससे आपका डेली बिजनेस, रूटीन बिजनेस जो है वो इम्पीड, हर्ट, इफेक्ट हो जाता है। कॉस्टली, अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करोगे तो भाई आप लोग मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स को हायर करोगे, MBB, मैकेंजी, BCG, बेन। अब भाई वो आपके चाचा के लड़के तो है नहीं जो फ्री में आपके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर देंगे, तो इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस, बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एफर्ट्स लगाए जाते हैं, एनालिसिस के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, खासकर स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। देन डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिस्पॉन्स, वाई? देखो भाई आपको पता नहीं ना, आपने स्ट्रैटेजी बनाई, अब देखो टाटा ने नैनो बनाई, वो सोच रहे थे भाई हमने कमाल कर दिया, हम जो है इंडिया के एक तबके को जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता उनके पास तक गाड़ी पहुंचाएंगे। उस तबके में बोले हैं ये कोई गाड़ी है, ये बेचती, और हम लेंगे क्या? ऑल्टो, हम लेंगे क्या? इट्स अ वैगन, इट्स अ कार, इट्स दिस सुजुकी वैगनआर, यो हम लोग लेके आएंगे छोटी फॉर्च्यूनर, एस्प्रेसो। एनीवेज, चलो, सो डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिस्पॉन्स, आपको नहीं पता कि भाई आपके एक्शन का क्या रिएक्शन जो है वो आने वाला है, और ऐसा आपने बहुत बार होते हुए देखा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन बैंक पे। अब आप देखिए भाई, एक तो यहाँ पे सबसे पहली बात स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डिसएडवांटेज पे क्वेश्चन देखो, ये देखो भर भर के देख रहे हो,
भर भर के, और पढ़ लो कितनी बार, 1 2 3 मतलब रूप बदल बदल के, नागिन क्वेश्चन, यही 4 बातें लिखनी है। टर्बुलेंट एंड कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, अनसर्टेनिटी, जैसे क्वेश्चन बैंक में आंसर है वैसे लिख के आएंगे। इंपॉर्टेंस पे आप देख लो, भर भर के क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिल जाएंगे, राइट। फिर एक थोड़ा सा ज़बरदस्ती का क्वेश्चन, क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक है? अरे नहीं है बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद आपने बताया है कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिस्टमैटिक और एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व रखती है, ये अपने आप ही काम नहीं करती, आपको इसको काम करवाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ओके, देन अगेन ये भी आपका एक तरीके से डिसएडवांटेज वाला, लिमिटेशन वाला क्वेश्चन है आईसीए के हिसाब से। इट्स अ केस स्टडी क्वेश्चन। ओके, अच्छा जी, चलिए आई होप हमने ये जो है क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास हो गई हैं चीज़ें यहाँ तक की कंप्लीट। आ जाओ मेरे साथ, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिवीजन वीडियो के अंदर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारे पास क्या, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, जिसमें विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह की बात होने वाली है। शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए बना रखे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक इंटेंट पे आपको अगर पूछ लिया जाए, जो मुझे लगता है पूछा जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार एग्जाम के लिए, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप बताएंगे भाई स्ट्रैटेजिक इंटेंट होता है, 2 बातों से शुरू होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है और वो क्यों करना चाहती है, और क्यों करना चाहती है इज बिकम्स व्हाट, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव एंड व्हाई दे आर ट्राइंग टू अचीव इट, और व्हाई दे वांट टू डू इट, एंड दिस व्हाई becomes strategic intent. Okay, this gives a framework for direction to achieve the objectives. तो आपका why बहुत जरूरी है, वो आपको framework देगा जिससे आपको डायरेक्शन मिलेगी और अपने objectives को अचीव कर पाएंगे। फ्रेमवर्क का मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर है, प्लान है, बेसिस है, आउटलाइन है। तो जहां भी फ्रेमवर्क आ जाए तो आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो। आपको एक स्ट्रक्चर देता है, आपको एक प्लान देता है, एक बेसिस देता है, एक आउटलाइन देता है, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन में 2 बातें होती हैं, क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं बिकम्स दी स्ट्रैटेजिक इंटेंट। ये आपको फ्रेमवर्क देता है जिससे आपको डायरेक्शन मिलती है और फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट आपको किस फॉर्म में मिलेगा, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जब विजन मिशन देते हैं तो हम लोग ब्रॉड टर्म्स में अपना इंटेंट बता रहे होते हैं। जब विजन और मिशन दे रहे होते हैं तो ब्रॉड टर्म्स में, यानी मोटे मोटे टर्म्स में अपना जो है वो डायरेक्शन बता रहे होते हैं, अपना जो है हम लोग इंटेंट बता रहे होते हैं। और जब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं तो हम प्रिसाइज टर्म्स में अपने इंटेंट को बता रहे होते हैं। इंटेंट के अंदर क्या क्या आता है, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, वैल्यू सिलेबस के अंदर नया ऐड हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ते आते थे, कुछ आईसीए ने चेंजेस करे हैं, तो मैं आपको एज पर दी अपडेटेड आईसीए स्टडी मटेरियल पढ़ा रहा हूँ। आइए, आप चाहें तो बुक से भी इसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट में क्या होता है, रेफर्स टू द पर्पस ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर, व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू रिप्रेजेंट द स्ट्रैटेजिक इंटेंट। ओके, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब क्या होता है, पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है और वो उसे क्यों अचीव करना चाहते हैं, और जो क्यों है ना वही बन जाता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। ओके, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे फॉर्म को डायरेक्शन मिलती है अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। स्ट्रैटेजिक इंटेंट विजन और मिशन के फॉर्म में हो सकता है ब्रॉड लेवल पे, और स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो है वो आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आपको दिख जाएगा प्रिसाइज लेवल पे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो मैंने आपको बुक भी दिखा दी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए मेरे साथ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट विजन। विजन क्या है, ब्लूप्रिंट अबाउट फ्यूचर पोजीशन। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में कुछ क्लास के क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा। याद रखें जहां फ्यूचर वहां विजन, और याद रखें कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, बिल्कुल भी सानू की को फॉलो करना है। ओके, जैसे पढ़ाया है, जैसे आईसीएआई ने पढ़ाया, मैंने नहीं बेटा, जैसे आईसीएआई ने पढ़ाया उसको आपको अच्छे से फॉलो कर जाना है। तो विजन क्या है, ब्लूप्रिंट है फ्यूचर का। इसमें टीसीएमपी आता है, टीसीएमपी में फोकस रहता है, मतलब अगर आपको एक क्लासेस याद हो तो टाटा मोटर्स का विजन हमने बार बार देखा था और हमने वहाँ से सारे एलिमेंट्स भी निकाले थे, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, मार्केट एंड प्रोडक्ट। ये चारों बातों पर जो है वो फोकस किया जाता है एक विजन के अंदर, राइट। ये डिस्क्राइब करता है वेयर वी वांट टू गो, और साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हेल्प करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के लिए। ब्लूप्रिंट है फ्यूचर पोजीशन का, टीसीएमपी पे फोकस रहता है, डिस्क्राइब करता है वेयर वी वांट टू गो, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। फिर से बोल देता हूं, ब्लूप्रिंट है फ्यूचर का, टीसीएमपी पे फोकस होता है, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, मार्केट, प्रोडक्ट पे फोकस होता है, डिस्क्राइब करता है कि कहां आप जाना चाहते हो, और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। नाउ एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रैटेजिक विजन, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ टू फॉर्मुलेट अ गुड विजन स्टेटमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और आपको खूब सारे नंबर इसके अंदर मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले विजन के बारे में आपको जो कीवर्ड्स हैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ। ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं,
राइट। मैनेजमेंट एस्पिरेशन फॉर बिजनेस आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको पता चल जाती है, एक पाथ पता चल जाता है कि आपको फ्यूचर में क्या फॉलो करना है। राइट। मैनेजमेंट की अगेन एस्पिरेशन की बात हो रही है, तो ये सारी बातें आप लोग जो है वो लिख के आ सकते हैं विजन के अंदर। जो मैंने आपको पढ़ाया वो भी आप लिख के आ सकते हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई देन इसके बाद एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का आएगा। क्या क्या चीज़ें होती हैं, 4 बातें होनी चाहिए विजन के अंदर। स्टीव जॉब्स एक कैसे सोचता था, क्रिएटिवली सोचता था, वो एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर था, एंथुजियाज्म क्रिएट करता था और एप्पल को उसने डायरेक्शन दी। आई होप आपको क्लास का एग्जांपल याद आ रहा है। तो विजन में वी शुड थिंक क्रिएटिवली, वी शुड एक्सरसाइज इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट, राइट, एंड क्रिएट एंथुजियाज्म एंड वी शुड गिव डायरेक्शन। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी होती है एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन में। पहले इसको चारों पॉइंट्स को याद कर लेते हैं, फिर इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ भी लेंगे। थिंक क्रिएटिवली, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएट एंथुसियाज्म एंड गिव डायरेक्शन। आइए मेरे साथ इनकी रीडिंग करा देता हूँ आपको। तो सबसे पहला चैलेंज एक अच्छा विजन बनाने में क्या है, दैट यू नीड टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर फ्यूचर। आपको अपने फ्यूचर के लिए क्रिएटिवली सोचना है। देन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप एक्सरसाइज करनी है आपके विजन के अंदर। आपके विजन के अंदर आपका इंटेंट प्रॉपर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो है सोचना, मतलब इंटेलिजेंट सोच रखनी पड़ेगी। फिर स्ट्रैटेजिक विजन आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंथुजियाज्म क्रिएट करे, यानी एनर्जेटिक माहौल बनाए, और साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कि वो डायरेक्शन भी दे आपके ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, ओल्ड सिलेबस में आप देखेंगे 1-2 टॉपिक और होते थे विजन में, वो इन्होंने इस बार स्किप कर दिए, तो हमने भी स्किप कर दिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिशन। मिशन बात करता है प्रेजेंट बिजनेस स्कोप के बारे में, हमेशा प्रेजेंट के बारे में बात करता है आपका मिशन। हम कौन से बिजनेस में हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम हैं कौन। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट बिजनेस स्कोप के बारे में बात करता है मिशन। मिशन बताता है हम कौन से बिजनेस में, हम क्या करना चाहते हैं, एंड हम हैं कौन अभी के लिए। आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटी, कस्टमर फोकस, बिजनेस मेकअप क्या है, यानी कि TCMP पे यहाँ पे भी बात होती है, लेकिन TCMP के प्रेजेंट पे बात होती है, और विजन में TCMP के फ्यूचर की बात होती है। TCMP बोले तो क्या, TCMP बोले तो आपके लिए टेक्नोलॉजी, कस्टमर, मार्केट एंड प्रोडक्ट। अच्छा जी, चलिए, तो ये हो गई हमारे पास क्या, एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन। उसके बाद हम मिशन पढ़ रहे थे, प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, हम कौन से बिजनेस में, हम क्या करते हैं, हम हैं कौन, और TCMP पे बात कर लीजिए। एंड एक जेनरिक पॉइंट है, इट हेल्प्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। दैट्स इट। आ जाओ जी, अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन जो है वो क्यों होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट, एंड देन हमारे पास जो है आपका एक जेनरिक टॉपिक है, ये मैंने आपको रीड करने के लिए दिया था, ये आप रीड कर लीजिएगा। एक जल्दी क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए इस बार। और याद रखिएगा स्ट्रैटेजिक लेवल्स में हम सारे पढ़ लेंगे अदर देन दिस मैट्रिक्स रिलेशनशिप, क्योंकि मैट्रिक्स रिलेशनशिप हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जब हम लोग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं। ओके, चलिए मेरे साथ साथ जुड़ जाइए। व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, तो ये उसके हमारे पास जो है कुल मिला के 7 कारण हैं। देखिए याद कैसे करने, लास्ट वाले 2 में तो कन्वर्जन हो रहा है, F से 5, F से फोकल पॉइंट, 3 याद हो गए। लास्ट वाले 2 में कन्वर्जन है, F से 5, F से फोकल पॉइंट। अब कितने बच गए, 4। पहले याद करा दूं, उसके बाद जो है एक एक लाइन इनके बारे में बोल दूंगा। अच्छा जी, तो याद कराने में पहले देखो F से 5 ये 5th पॉइंट है, और F से फोकल पॉइंट, और 2 लास्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर आपका मिशन कैसा होना चाहिए, जो यूनानिमिटी ऑफ पर्पस दे, यानी सब एक डायरेक्शन में चले। यूनानिमिटी ऑफ पर्पस मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं सबका पर्पस एक होना चाहिए, सब एक डायरेक्शन में चलें। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स में हेल्प करता है, मैं समझा भी रहा हूँ साथ साथ। टाटा मोटर्स ने ईवी को या इनोवेटिव मोबिलिटी सोल्यूशन को अपना मिशन स्टेटमेंट बना रखा है, तो भाई साहब अब टाटा मोटर्स इनोवेटिव मोबिलिटी सोल्यूशन के हिसाब से इसको ध्यान में रखते हुए अपने रिसोर्सेज यानी कि मैन पावर, मनी, मटीरियल, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें एलोकेट करती है। राइट, मिशन ऐसा हो कि भाई मिशन के होने से एक और हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिली रहती है एम्प्लॉयज़ को, उन्हें अगेन अपने पर्पस अचीव करने के लिए। और जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी सेट होता है मिशन से। जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब अब आप टाटा मोटर्स की बात करें तो वहाँ पे जनरल टोन और क्लाइमेट कैसा होगा, इनोवेशन की तरफ उनका बहुत ज़्यादा झुकाव होगा, ईवीज़ की तरफ उनके ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा झुकाव होगा, नई टेक्नोलॉजी की तरफ उनके बहुत ज़्यादा झुकाव होगा। राइट, आप डिज़ाइन लैंग्वेज देखिए टाटा की गाड़ियों की, जो नई गाड़ियाँ आ रही है, चाहे वो पंच है, चाहे नैनो तो नहीं, चाहे पंच है, चाहे नेक्सॉन है, चाहे आपके हैरियर है, चाहे सफारी है, सबकी डिज़ाइन लैंग्वेज देखिए, आपको एक टोन दिखेगी भाई साहब, सबकी डिज़ाइन लैंग्वेज जो है आपको सेम दिखेगी, और वही डिज़ाइन लैंग्वेज पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको दिखने वाली है। तो ये लीजिए UAMG, ओके, तो URAMG मतलब UAMG, यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेशन बाय गिविंग देम पर्पस, एंड जनरल टोन एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देन उसके बाद F से 5 फोकल पॉइंट, और उसके बाद 2 कन्वर्जन वाले। फोकल पॉइंट में क्या है, अगेन सब लोग एक चीज़ से, मिशन ऐसा होना चाहिए कि सब लोग उससे कनेक्ट कर पाएं, कनेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए। राइट,
हर कोई व्यक्ति उस मिशन से कनेक्ट कर पाए, ऐसा मिशन आपका बनना चाहिए। ओके, फोकल पॉइंट। देन मिशन आपके पर्पस को गोल में कन्वर्ट करता है, गोल को टास्क में कन्वर्ट करता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने में हेल्प करता है। मिशन आपके पर्पसेस को गोल्स में कन्वर्ट करता है, यानी स्पेसिफिक टर्म्स में, और गोल्स को और ज़्यादा सुपर स्पेसिफिक टर्म्स में, टास्क में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आप लोग जो है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर पाते हैं, प्रॉपरली असाइन कर पाते हैं। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, 7 पॉइंट है वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव मिशन। पहला आप लोग 5 से शुरू कीजिए, 5F फोकल पॉइंट, फिर उसके बाद 2 कन्वर्जन वाले। फोकल पॉइंट मतलब कनेक्टिंग पॉइंट मिलता है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के हर बंदे के लिए वो कनेक्टिंग पॉइंट बन जाता है। कन्वर्ट पर्पस इनटू गोल्स, गोल्स इनटू टास्क, एंड हेल्प्स इन असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर UAMG, URMG। यू से क्या हो जाएगा हमारे पास यूनैनिमिटी, ए से क्या हो जाएगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एम से क्या हो जाएगा आपका मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज, एंड जी से जनरल टोन एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है वो सेट करने में हेल्प करता है। ओके, आ जाओ। तो प्लीज भाई, मिशन, विजन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते समय बह ना जाना, वापस जरूर आ जाना अपने टॉपिक्स पे। इजी बोलिए। अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चों एक बहुत ही बढ़िया जादू, और वो जादू क्या है? वो जादू है बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की किताब, उसका चैप्टर नंबर 1। आइए जरा चलते हैं, साथ दीजिएगा बच्चों। क्या आपको विजिबल है? एक बार चैट में बता दो बेटा, मुझे जल्दी से चैट में बता दो मुझे, कम ऑन, आ जाओ। MCQs बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की किताब से हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? मार्केट पोजीशन, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ द अबव। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? ऑल ऑफ द अबव। याद रखना 15 नंबर के MCQs आते हैं और ऐसे MCQs आपको दिख जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बहुत ध्यान से। स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज pragmatic, नॉट फ्लेक्सिबल। Strategy is not always perfect, flawless or optimal. Strategy is always perfect, flawless or optimal. Strategy is always flexible but not pragmatic, not pragmatic. I hope आंसर बिल्कुल क्लियर है बच्चों इसका सबको। शाबाश, B is the right answer. Strategy is proactive, reactive, blend, none of the above. और ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, कहीं आप लोग सोचो कि मास्टर ये तो तूने बनाए हैं, आसान बनाए होंगे। ये बेटा किसने बनाए हैं? ICAI, वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज, है ना? तो ये आपके लिए वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज बच्चों यहाँ पे डेवलप हो रही है। ICAI का विजन भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, रेगुलेटर एंड डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज इन अकाउंटिंग, एश्योरेंस, टैक्सेशन, फाइनेंस, बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। और वो कैसे बनेंगे आप? इनका आंसर करके आ जाओ। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, reactive strategy can also be termed as, come on guys, come on, B. ओके, बहुत बढ़िया। अभी 5th मत करिएगा, 5th मत करिएगा, 6th मत करिएगा, 7th मत करिएगा, 8th पे आ जाओ। चलो 8th आप ऐसे ही बताओ बच्चों इसमें से, विच स्टेटमेंट शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? पढ़ाया नहीं है मैंने आपको, मैं फिर भी आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? मेरे हिसाब से इसका आंसर B होना चाहिए। एक बार स्टडी मैट में हम लोग चेक भी कर लेंगे। विजन सबसे पहले बनेगा, सबसे पहले। इज दैट क्लियर? बोलिए, सब एग्री करते हैं इस पे? जल्दी बोल दो हाँ या ना। आ जाओ बच्चों। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे और देखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू डैश इंस्टेड ऑफ कंपनीज जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट्स इन देयर बिजनेस एनवायरनमेंट। बताओ बेटा बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। आंसर इज A। ओके, अब इधर देखना बच्चों 10th क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सोच समझ के, अभी मैंने चर्चा भी करी थी। रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। स्ट्रैटेजीज कैन हैव शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशन, आर एक्शन ओरिएंटेड, आर रिजिडली डिफाइंड। ये तो गलत है, ये तो गलत है, कम ऑन। तो हमारे पास 1 और 2 बच जाते हैं बच्चों, 1 और 2 बच जाते हैं, यानी कि शॉर्ट रेंज। क्या स्ट्रैटेजी, देखो बेटा स्ट्रैटेजी होती लॉन्ग रेंज है, लेकिन क्या उसके इंप्लीकेशन शॉर्ट रेंज भी हो सकते हैं? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस, उसके इंप्लीकेशन जो है वो शॉर्ट रेंज भी हो सकते हैं। नियर फ्यूचर में या फिर नियर टाइम में आपका बिजनेस जो है वो उससे इंपैक्ट भी हो सकता है। देयरफॉर आई एम गोइंग विद 1 and 2, दैट इज A, 1 and 2। ओके, आइए। ये भी नहीं कर पाएंगे आप लोग, ये भी नहीं कर पाएंगे आप लोग। कॉन्फिडेंस कैसा है बच्चों, ये बताओ, ये बताओ कॉन्फिडेंस कैसा है आप लोगों का क्वेश्चंस करके। नाउ आई एम गिविंग यू अ ऑप्शन, लेट्स मेक इट अ 3-hour class. For 2 hours, we will visit different websites, we will visit YouTube channels, we will do whatever we want to do, and for 1 hour we are going to study. Or we will just keep it a 1 hour class and we'll just study. थोड़ी बहुत बीच में मस्ती कर लेंगे जो करनी है, और उसके बाद भाई साहब जय माता दी, अपना कोर्स तैयार हो जाएगा। तो आपके पास चॉइस है बच्चों कि आप क्या करना चाहते हैं, मैं वैसे ही आपको पढ़ा दूंगा। राइट? बोलो हाँ के ना।
तो मैं तो चाहूँगा अगर आप मुझसे पूछे तो मैं 1 घंटे के आसपास की क्लास रखना चाहूँगा, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक कोई एक आध एग्जाम्पल दूँ और उसके पीछे हम पूरी क्लास में अपने सारे टॉपिक्स तैयार कर लें जैसे हमने आज किए हैं। ओके, बोल दीजिए। चलो जी, तो ये है बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ पढ़ें, मोटिवेटेड रहें। और आपको मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ ना, आप क्वेश्चंस देखो, आप क्वेश्चंस देख के खुश हो जाओगे, कहोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है। हमने कल ध्यान से देखो बच्चों, कल हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, यमी फूड वाला कल कर लिया था हमने। अब ये वाला जो विजन और मिशन स्टेटमेंट है ना, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास एक क्वेश्चन आया है कि विजन और मिशन स्टेटमेंट बनानी है किसी कंपनी की, विजन और मिशन स्टेटमेंट बनानी है किसी कंपनी की, क्या इसमें मैं ये उम्मीद करूं कि सारे बच्चों का आंसर सेम होगा? नहीं हो सकता भाई। तो हर बच्चे का आंसर अलग होगा। बेसिक चीज़ें आपको पता है कि विजन स्टेटमेंट में फ्यूचर की बात करनी है, TCMP याद है ना आपको, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, मार्केट और प्रोडक्ट की बात करनी है। कम ऑन, वेयर वी वांट टू गो की बात करनी है। मिशन में हम लोग करंटली क्या कर रहे हैं उसकी बात करनी है। आपको एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चों में दिखाना चाहता हूँ, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ, उससे ना और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। मैं बल्कि क्या करूँगा, मैं उसको कॉपी पेस्ट करके आपके पास लाऊंगा ताकि आपको आंसर ना मिल पाए उसका। ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिए। ये रहा बच्चों वो क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाना चाहता था। प्लीज, दृष्टि केयर इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। दृष्टि केयर एक नॉट फॉर प्रॉफिट आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू रिलेट टू दृष्टि केयर्स विजन? आपने बताना इसमें से विजन क्या है। विजन क्या है बच्चों? नंबर 1, दृष्टि केयर प्लेसेस पेशेंट केयर बिफोर ऑल एल्स, will be the global leader in cutting edge eye surgery, offer highest level of patient care throughout the country, consultants strive to continually improve the surgical techniques। आप बता दीजिए इसका आंसर क्या है। मैं चैट भी यहाँ पे ले आता हूँ ताकि जनता को पता चले कि बालक हमारे कितने इंटेलिजेंट है। क्या बात है बच्चों, क्या बात है। और ये आपके लिए एक MCQ है। आपने ये किस बेसिस पे बताया, मुझे एक बार प्लीज आप बेसिस भी क्लियर कर सकते हो कि आपने प्यारे प्यारे बच्चों किस बेसिस पे बताया कि भाई साहब बी इज द राइट आंसर? क्योंकि बी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, फ्यूचर। और हमने एक बात तो अपने दिमाग में अंदर तक गाड़ ली है कि भैया विजन टॉक्स अबाउट व्हाट, फ्यूचर, वेयर वी वांट टू गो। कम ऑन। अब आपके लिए क्या होमवर्क है? आपके लिए होमवर्क है एक बार ये राज वाला क्वेश्चन जो बच्चों स्टडी मटेरियल में है ना, ये आप प्लीज करके रखिए। इसका आप विजन और मिशन पढ़ के रखिए कि विजन और मिशन जो है इसका क्या बनाया गया है। आप एक चीज तो कॉमन पाने वाले हैं, और वो कॉमन चीज क्या पाने वाले हैं कि विजन क्या होने वाला है, फ्यूचर, मिशन क्या होने वाला है, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज पे बात करेगा। डन डन। एक बच्चा बोला सर क्वेश्चन दिखाओ, स्क्रीनशॉट लेना है। भाई तुम्हें क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसके अंदर है ये। ओके डन, जल्दी बोल दो। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों इतना ही रखते हैं। कल वापस मिलेंगे आपके साथ, ऐसे ही रिवीजन से शुरू करेंगे। एंड प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी तरह के फोमो में ना पड़े। एक तो CA स्टूडेंट ना फोमो में बड़ी जल्दी आता है कि भाई मैंने तो MBA करना है तब जाके मैं जो है कुछ कर पाऊंगा, या मुझे तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज चाहिए तब जाके मैं SM का पेपर क्लियर कर पाऊंगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? SM आपकी स्ट्रेंथ है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट, कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स, है ना? बोल दो। चलिए, विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर। आज बच्चों हमने क्या पढ़ा? एसेंशियल्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट, यानी कि सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आई से आपके इस पे पूछेगा। और बच्चों में इन रिवीजन वीडियोस में ये भी बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, किस पे ज़्यादा फोकस रखना है, तो अपनी पढ़ाई को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एसेंशियल्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट। हमारे पास कितने पॉइंट्स है कुल मिला के? 3 पॉइंट्स है, राइट। पहले एक बेसिक आइडिया क्या दोगे कि एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज, क्लियर, फीजिबल, डिस्टिंक्टिव। एक आध भूल भी जाओ तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 3-4 ही याद रहेंगे। प्रिसाइज, क्लियर, फीजिबल, डिस्टिंक्टिव, बस चलेगा। उसके बाद आप लोग क्या बोलोगे? ये 3 पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करने हैं। नंबर 1, आपका मिशन स्टेटमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिक आइडेंटिटी दे। आपका मिशन स्टेटमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिक आइडेंटिटी दे। इज दैट क्लियर? बोलिए। इट मस्ट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम सिमिलर कंपनीज। ओके, क्लास मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि कैसे एक इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप अपना मिशन स्टेटमेंट बना रहा है, और वो कैसे उसको ऐसा बना रहा है कि जो उसको अलग कर रहा है बाकी सारे हेल्थ केयर स्टार्टअप से।
अच्छा, दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे आप तीसरी स्टेटमेंट पे आ जाओ। आपका गुड मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमने किसी से कॉपी नहीं करना है। आपकी पास जो कैपेबिलिटीज है उसको ध्यान में रखते हुए आपने अपनी मिशन स्टेटमेंट बनानी है, अपने मार्केट, अपना कस्टमर, अपने कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था? उसको क्लियरली मेंशन करना है कि कौन सी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन से कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटेंसीज कौन सी यूज करेंगे। आप यहाँ पे TCMP भी यूज कर सकते हैं क्या विजन वाला? बिल्कुल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, कस्टमर, मार्केट और प्रोडक्ट फोकस। डन। बोलिए, नीड कौन सी सेटिस्फाई कर रहे हो बेटा? प्रोडक्ट हो गया, कस्टमर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, कॉम्पिटेंसीज आ गई। क्या ये 3 लाइनें आप लोग लिख पाएंगे इस आंसर के लिए कि गुड मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाई जाए? बिल्कुल, अब आराम से सब कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया एक टॉपिक। फिर बच्चों दूसरा टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा था? दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था कि भाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे हम लोग आ गए थे और पहले इसका इंट्रो दिया गया। देखिए, सबसे पहले आपको इसको कनेक्ट करना है स्ट्रैटेजिक इंटेंट से। इंटेंट याद है आप लोगों को? स्ट्रैटेजिक इंटेंट को जब हम ब्रॉड टर्म्स में प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो विजन मिशन बनते हैं, जब हम लोग प्रिसाइज टर्म्स में प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा, विजन और मिशन को ही हम लोग गोल्स और ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। गोल्स ओपन एंडेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लोज एंडेड होते हैं। गोल्स फ्यूचर स्टेट की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव आपसे प्रिसाइज टर्म्स में बात करते हैं। ICAI बोलता है इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। डन। अब बात आती है डेफिनेशन की, तो दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टारगेट, दीज आर दी यार्डस्टिक्स। आप इसे परफॉर्मेंस बेंचमार्क भी बोल सकते हो, परफॉर्मेंस टारगेट भी बोल सकते हो, एंड देन दे बिकम यार्डस्टिक्स टू मेजर परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। जेनरिक बातें, डायरेक्शन देते हैं, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करते हैं। डन। बोल दीजिए, डायरेक्शन देते हैं, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करते हैं। आ जाओ जी। इसके बाद बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों से। मैंने आपको बच्चों ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से याद कराने की कोशिश करी है। पूरी दुनिया में स्मार्ट चलता है, लेकिन हमने क्या बोला? स्मार्ट डिसीजन लो, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, मिशन और विजन अचीव होगा, मिशन एंड पर्पस अचीव होगा, और साथ में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। डन। स्मार्ट डिसीजन लो, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, मिशन एंड पर्पस अचीव होगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। अब स्मार्ट को जरा कवर कर लेते हैं। S से क्या होता था बच्चों हमारे पास? स्पेसिफिक। M से क्या होता था? मेजरेबल। A से क्या होता था? अचीवेबल। R से क्या होता था? रेलेवेंट। T से क्या होता था? टाइम बाउंड। जब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक की, तो मैंने आपको बच्चों यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी दिखाया था। ये देखिए, एक IT कंपनी है, वो अपने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करेगी? इंक्रीज क्लाइंट सेटिस्फैक्शन बाय 20% थ्रू अ न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। एग्जाम्पल भी रिवीजन वीडियो में करवा रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ। मुझे तुम्हारा दुख पता है, लेकिन तुम्हें मेरा दुख पता है? मेरा दुख ये है कि बच्चे इतने लायक होते हैं कि टीचर्स और मम्मी पापा, उनके आसपास वाले लोग कितने भी एफर्ट कर ले, लेकिन वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप हमारा दुख समझिए, हम आपका दुख समझ रहे हैं। आइए बच्चों, तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है? न्यू सॉफ्टवेयर। मेजरेबल क्या है? 20%। अचीवेबल, रियलिस्टिक गोल, कंपनी की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। रेलेवेंट, कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ और फोकस के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। टाइम बाउंड, विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। हमने उसके ऊपर एक क्या लगा दिया? टाइम लगा दिया। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। आ जाओ। फिर डिसीजन तो बहुत सिंपल है भाई, दे प्रोवाइड द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। फिर उसके बाद ये आपके लिए स्टैंडर्ड होते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। मिशन और पर्पस को अचीव करने में हेल्प करनी चाहिए, आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए, एंड दे शुड बी अ बिट चैलेंजिंग। दैट्स इट। ओके, बोल दो। इसके बाद बच्चों हमने एक बात और समझी, वो हमने अपनी बुक से कवर करी थी, और याद है ना कैसे पढ़ाई करनी है? मैंने आपको बता रखा है ना। मेरी रिवीजन वीडियोस आपकी स्टडीज़ का बेस बनेंगी। आपको कब मेरी बुक रेफर करनी है, कब हैंड रिटन नोट्स रेफर करने हैं, आप प्लीज़ मेरी वीडियो से आप लोग जो है ये सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और उसी की टोन में आप लोग भी पढ़ेंगे। बुक में आएंगे तो बुक में बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो हमने अभी अभी क्या क्या कवर किया है। हमने एसेंशियल्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट कवर कर लिया, फिर उसके बाद हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का शॉर्ट नोट कवर कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिया। कम ऑन, यस और नो? अब हम इस टॉपिक पे हैं, क्या कंपनी को सिर्फ शॉर्ट टर्म या सिर्फ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव चाहिए होते हैं? नो, कंपनी को शॉर्ट टर्म भी चाहिए और लॉन्ग टर्म भी चाहिए, राइट? ओके, तो आपके जो फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दे मस्ट हैव बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस टारगेट। फिर क्वार्टरली और एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, यानी शॉर्ट टर्म क्यों चाहिए? शॉर्ट टर्म क्यों चाहिए बेटा? ताकि इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे ध्यान लगा सके। हाँ जी, शॉर्ट टर्म क्यों चाहिए? ताकि इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे ध्यान लगा सके। और आपके 3 to 5 ईयर्स वाले यानी लॉन्ग टर्म क्यों चाहिए? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग actions in present for future better performance. They're important for taking actions in present for future better performance. दोबारा एक बार आपके लिए बोल देता हूं, बताइए, एक कंपनी को क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स चाहिए या सिर्फ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स चाहिए या दोनों चाहिए?
दोनों चाहिए। बोलेंगे कैसे? एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के परफॉर्मेंस टारगेट्स रखने चाहिए। शॉर्ट टर्म जो आपके क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे हो सकते हैं, वो ज़रूरी है इमीडिएट इंप्रूवमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म जो आपके 3 to 5 ईयर्स के प्लान्स होते हैं, वो ज़रूरी है ताकि आप अभी एक्शन ले सकें एक फ्यूचर बेटर परफॉर्मेंस के लिए। डन? बोलिए। तो ये टॉपिक भी बच्चों हमने यहाँ से जो है कवर कर लिया अपने शॉर्ट नोट से। अब ये टॉपिक हम बुक से ही कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है किन 7 एरियाज में लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानर्स ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों। डिस्कस दी और लिस्ट आउट दी 7 एरियाज इन विच द स्ट्रैटेजिक प्लानर एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। तो आप बोलेंगे PPCEETP। PP याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है? PPCEETP। PPC सबसे पहले याद करो, बिजनेस क्या करने आया जीवन में बेटा? प्रॉफिटेबिलिटी। फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी? प्रोडक्टिविटी से। प्रोडक्टिविटी आ गई है तो अब क्या बन जाएगी? कॉम्पिटिटिव पोजीशन। फिर जाके एम्प्लॉय का ध्यान आया, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करेंगे, फिर एम्प्लॉय से रिलेशन बनाएंगे, फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेंगे, लीडरशिप लेके आएंगे, एंड फाइनली पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेंगे। डन। इस टॉपिक में हमने बच्चों बहुत सिलेक्टिव पढ़ाई करी और हमने जानबूझ के बहुत सिलेक्टिव पढ़ाई करी। हमने इसका जो क्रक्स है वो समझ लिया। और वो क्रक्स क्या है बच्चों? एक बात मुझे बता दो जल्दी से। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेम हो सकते हैं क्या? आंसर इज यस। कब? जब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हो गए हों और आप उनको मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेम हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, एक बात जरा ध्यान सुनना। अगर आपकी कंपनी ने क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं तो उसके फायदे क्या होंगे? मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सारे पॉइंट याद करेंगे, बेसिक याद कर लीजिए। डायरेक्शन मिलेगी, सिनर्जी मिलेगी, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। कम ऑन, डायरेक्शन मिलेगी, सिनर्जी मिलेगी, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, और आपका स्टिमुलेट करेंगे एक्सर्शन को, यानी हार्ड वर्क को, रिसोर्स एलोकेशन, जॉब डिजाइन। कोई भी 4-5 याद रख लीजिए। मैं आपके ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं बनाना चाहता इस टॉपिक को लेके। डन? बोलिए, आ जाइए। एक बच्चों आपको और बात बता दूं ताकि मुझसे रह ना जाए, मैं आपको अभी ही क्लियर करके चल देता हूं। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से जो अभी तक हमने पढ़ लिए? स्ट्रैटेजी सुपर इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बच्चों यहाँ पे डिस्क्लेमर भी दे दूं, इसका मतलब जिनको मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा छोड़ दोगे या पढ़ोगे? भाई पढ़ने तो सब है, लेकिन मैं आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूं जिनमें से हाई चांसेस होते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक स्ट्रैटेजी, जरूर एक क्वेश्चन बच्चों आने के चांसेस। फिर दूसरा टॉपिक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्पेसिफिकली इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तीसरा टॉपिक बच्चों जो मैं आपको बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके लिए विजन और मिशन। कम ऑन, विजन और मिशन। मैं फिर बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब क्या होता है कि ये ज्यादा ध्यान से पढ़ने हैं, बाकी सब भी पढ़ने हैं, इन पे ज्यादा फोकस रखना है। डन? विजन और मिशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मुझे लगता है कैरेक्टरिस्टिक और एक वो जो 7 एरियाज थे ना बच्चों, ये 7 एरियाज और वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। डन? क्या बच गया चैप्टर में? अब एक वैल्यू वाली बात बच गई है। वैल्यू वाली बात बच्चों नई ऐड हुई है चैप्टर के अंदर, और उसके बाद जो है स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन बच गया है। फिर हम लोग इस चैप्टर को कर देंगे क्लोज। ओके, बोलो। अच्छा जी, चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जिसमें हम लोग वैल्यू और साथ साथ में आपके लेवल्स वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ओके, बाय बाय। ओके गाइस, तो आज हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया? आज हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था वैल्यूज से। वैल्यूज। तो ये वैल्यूज क्या होती हैं? पहले मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। ये बच्चों आपके स्ट्रैटेजिक इंटेंट वाले टॉपिक का पार्ट है, बट याद रखिएगा ये इंटेंट से ज़्यादा ब्रॉड होती हैं। कम ऑन, ये इंटेंट से ज़्यादा ब्रॉड होती हैं। मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स बना दिए थे। वैल्यूज क्या है? डीप रूटेड प्रिंसिपल जो आपके डिसीजन और एक्शन को गाइड करती है। कैसे बिहेव करेंगे स्पेसिफिकली इन सिचुएशन ऑफ डिलेमा, इसको गाइड करती हैं। डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, राइट, जो आपके बिहेवियर और एक्शंस को गाइड करती है। स्पेसिफिकली आप एक डिलेमा की सिचुएशन में कैसे बिहेव करने वाले, इसको गाइड करती है। एग्जांपल, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी। दे शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज नीदर फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स नॉर फॉर कन्वीनियंस। ओके, फिर से इन चारों बातों को बोल देते हैं। डीप रूटेड प्रिंसिपल डिसीजन और एक्शंस को गाइड करती है। इंटीग्रिटी और ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी एग्जांपल है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। ओके, जनरली आपके बिजनेस की वैल्यू फाउंडर्स की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती हैं। ओके,
अगर एक बिजनेस कह रहा है कि भाई अफोर्डेबल प्राइस पे आपको कोई सामान बेचना है, तो अल्टीमेटली फाउंडर का ड्रीम होगा, फाउंडर की वैल्यूज होंगी कि भाई वो चाहता है कि अफोर्डेबल प्राइस पे हमारे प्रोडक्ट जो है वो लोगों के पास पहुंचे। आइए, ये आपको लोगों से अलग बनाती है, सोर्स ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। एक्सटर्नल और इंटरनल इंपैक्ट रहता है। एक्सटर्नल कैसे बच्चों, इंटरनल कैसे? इंटरनल इंप्लॉयज भी उन इंप्लॉयर के साथ जुड़ना चाहते हैं जो रिलेटेबल वैल्यू दे रहे हैं। कंज्यूमर भी उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक्सटर्नल उन ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं जिनके साथ उनकी वैल्यूज अलाइंड है। ओके, देन वैल्यू आपके इंटेंट को ड्राइव करती है, ब्रॉडर देन इंटेंट होती है। एक बार फिर से डीप रूटेड प्रिंसिपल, नया टॉपिक ऐड हुआ है, याद रखिएगा ये वाला नया टॉपिक ऐड हुआ है। डीप रूटेड प्रिंसिपल्स है, ये बताती हैं कैसे आप एक्शन लेंगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे स्पेसिफिकली इन सिचुएशन ऑफ डिलेमा। उसके बाद एग्जाम्पल में इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी आप लोग बोल सकते हैं। कभी भी इनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, कन्वीनियंस के लिए भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना है। ये फाउंडर्स की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती हैं, डिस्टिंक्ट रखती हैं। एक्सटर्नल इंटरनल इंपैक्ट आता है। एक्सटर्नल इंटरनल इंपैक्ट के बाद बच्चों आप बता सकते हैं कि इंप्लॉयज अपने अलाइंड वैल्यू वाली ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, कस्टमर भी अपनी अलाइंड वैल्यू वाली ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। देन ये इंटेंट को ड्राइव करती हैं, ब्रॉडर देन इंटेंट होती है। ओके, ब्रॉडर देन इंटेंट कैसे होती है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि भाई वैल्यूज होती हैं, फिर उसके बाद आपका इंटेंट बनता है कि व्हाई यू वांट टू डू इट, एंड देन उसके बाद जो है आपके मिशन विजन ऑब्जेक्टिव्स बनने शुरू हो जाते हैं। आइए, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, पहली 2-3 बातें सिर्फ जबरदस्ती की बताई गई है, बट कोई बात नहीं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। हमने क्लास में आईटीसी का एग्जांपल लिया था। आईटीसी एक मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है और बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस में कंपीट कर रही है। ऐसे टाटा भी हो सकता है, टाटा एक मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है और बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस में कंपीट भी कर रहा है। जनरली स्पीकिंग हमारे पास 3 लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। कौन कौन से बेटा? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड हमारे पास फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले याद रखिए कॉर्पोरेट लेवल पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, बिजनेस लेवल एक पर्टिकुलर बिजनेस को मैनेज करता है। इन दोनों लेवल्स पे आपको जनरल मैनेजर्स मिलेंगे इन दोनों लेवल पे। फिर आता है फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में एक पर्टिकुलर जो स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड दे मैनेज अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। डन, यहां पे आपको मिलेंगे फंक्शनल मैनेजर्स। ओके, आइए, ये तो डायग्राम की एक थोड़ी सी डिस्कशन हो गया। एसबीओ भी हमने नहीं पढ़ा, याद रखिएगा। अब हम सीधा आ जाते हैं कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें बच्चों तो उसमें आता है सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉर्पोरेट स्टाफ। खून का घूंट पी के इसे याद कर लेना, सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट स्टाफ। ओके, देन इनका बच्चों मेन काम क्या है? ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और यहां से आपका एक आंसर शुरू हो जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का रोल क्या होता है। एक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का रोल क्या होता है? तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का रोल पहला होता है भाई साहब स्ट्रेटजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, मिशन एंड गोल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। कौन से बिजनेस में जाएंगे, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करेंगे, और डिफरेंट बिजनेसेस के लिए भी ये स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। यानी कि इनकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एक बिजनेस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। फिर से स्ट्रैटेजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, स्ट्रैटेजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, गोल्स, विजन एटसेट्रा फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस डिसीजन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रैटेजीज दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको अलग कर लीजिएगा, जो बुक्स मैं बना रहा हूं उसमें इसको अलग कर दिया है, प्रोवाइडिंग द लीडरशिप, कम ऑन, प्रोवाइडिंग द लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। Corporate level manager also are link between those who are managing the organization and those who own the organization. One of their role is to maximize the shareholders wealth. हाँ जी, maximize the shareholders wealth. ओके, एंड एक रोल जो हमने आईसीआई के क्वेश्चन आंसर में पढ़ लिया था कि भाई मर्जर्स, एक्विजिशन और आपके सेल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को लेके भी सीईओ का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आ जाइए, बिजनेस लेवल मैनेजर की बात करते हैं बच्चों। बिजनेस लेवल मैनेजर की बात करते हैं। स्ट्रैटेजिक रोल क्या है बिजनेस लेवल मैनेजर का? कि भाई साहब ये क्या करते हैं, ये जो जनरल स्टेटमेंट्स आती हैं डायरेक्शन और इंटेंट की कॉर्पोरेट लेवल से, उन्हें कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करते हैं फॉर द इंडिविजुअल बिजनेस। फिर बोल देता हूं, जो जनरल स्टेटमेंट आती हैं डायरेक्शन की और इंटेंट की, कहां से? कॉर्पोरेट लेवल से, उन्हें कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज में कन्वर्ट करते हैं फॉर, हाँ जी, फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस। डन। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर आपकी डिफरेंट बिजनेसेस की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, लेकिन आपके जो बिजनेस लेवल मैनेजर है ये पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ही स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ओके, इस लाइन को याद रखिएगा बच्चों, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, बट आईसीए ने उसका आंसर फंक्शनल लेवल मैनेजर से दे रखा है। मैंने आपको पूरी कंट्रोवर्सी उसकी समझा दी है। ओके, नाउ लेट्स कम टू फंक्शनल लेवल मैनेजर। फंक्शनल लेवल मैनेजर क्या करते हैं बच्चों? ध्यान रखिएगा, फंक्शनल लेवल मैनेजर जो है एक स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जांपल दे दीजिएगा, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर एक स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस। ओके, अच्छा जी। देन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली, ये वर्ड याद रखिएगा, लिखने में बहुत अच्छा लगेगा, स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जनरली कन्फाइंड टू
वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। ओके, जनरल मैनेजर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, फंक्शनल लेवल का स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी पे कन्फाइंड होता है। मेन इनके काम क्या होते हैं बेटा? फंक्शनल स्ट्रेटजीज बनाना जिससे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए कॉर्पोरेट और आपके बिजनेस लेवल मैनेजर के। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन देना जो बिजनेस और कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर वालों के लिए स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है। तो उनकी स्ट्रैटेजीज को सबसे पहले अचीव करवाना, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाना, फिर स्ट्रैटेजीज के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, धर्म सिंह वाला क्वेश्चन आई होप आप सबको याद है कि भाई दे आर क्लोजर टू द कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड दे कैन जनरेट की आइडियाज दैट मे बी डेवलप्ड इनटू major strategies. So they are closer to the customers and the suppliers, and this may they may give good ideas, key ideas that may be converted into strategies. And finally, one of their main role is implementation of the strategy, that is execution of the corporate and business level plans. Done? Okay. टॉप डाउन और बॉटम अप क्या होता है बेटा? टॉप डाउन और बॉटम अप क्या होता है? तो टॉप डाउन में सीनियर जो हमारे डिसीजन मेकिंग जो होती है वो लीडरशिप एट द टॉप करती है, राइट। और बॉटम अप में क्या होता है कि भाई साहब सारी टीम जो है वो उनकी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है। जनरली बॉटम अप ज्यादा अच्छी होती है। धर्म सिंह वाले क्वेश्चन से भी हमने यही सीखा था। क्या बोलती पब्लिक? डन। लीजिए, ये हमारे बच्चों आज के सारे टॉपिक्स हमने यहीं पे रिवाइज कर दिए हैं, एक एक दो 3 बार बोल के। अब आपको ये वीडियो अभी मिल जाएगी 5 मिनट में। आप इसको क्लास के बाद प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे आपसे अगली कक्षा के अंदर। ओके, चलो 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 चलो, ओके।